फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों ने लोकतंत्र और सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर जिन लोगों को शरण दी, वही आज फ्रांस को जला रहे हैं। जिहाद का पक्ष ऐसा है जिसकी अनदेखी फ्रांस अब शायद ही कर पाए। यूरोप के लिए भी एक बड़ा सवाल है। इन उन्मादियों ने उनके देश की संपदा, शांति और सौहार्द पर तो हमला किया ही। ऐसा करना और अशांति फैलाना तो कट्टरपंथी समाज की मानो आदत ही हो गई है। पंचजन्य के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। यूरोप के लिए ये उक्ति बहुत प्रसिद्ध थी कि उन्हें जिहाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जिहाद को उनमें दिलचस्पी जरूर। जिहाद की यही आग अब यूरोप के कई देशों को झुलसाने लगी है। कुछ लोगों को इस हिंसा के जिहाद कहे जाने पर भी आपत्ति है। फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों ने लोकतंत्र और सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर जिन लोगों को शरण दी, वही आज फ्रांस को जला रहे हैं। इन दंगों की आंच अब कई उन यूरोपीय देशों तक पहुंच चुकी है जहां फ्रांस की तरह ही शरणार्थियों को जगह दी गई। जिहाद के मजहबी उन्मादियों ने फ्रांस में बड़े पैमाने पर जो दंगे शुरू किए, वो बेल्जियम और स्विट्जरलैंड तक फैल गए। और इतना ही नहीं, जो सामाजिक राजनीतिक तनाव है वो पूरे यूरोप में आज अपना असर दिखा रहा है। प्रश्न ये है कि आखिर कोई देश इसे कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक सहन करेगा। फ्रांस में इन दंगों का कारण बना है अल्जीरियाई और मोरक्कन मूल का नालेह मिर्ज़ा, जिसे फ्रांस के एक पुलिसकर्मी की गोली लगी थी। नालेह एक किशोर था, मगर ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो एक फर्जी पुलिस नंबर की गाड़ी चला रहा। और इतना ही नहीं, वो कई बार यातायात नियमों का उल्लंघन कर चुका। नालेह पर बिना लाइसेंस और बिना बीमा की गाड़ी चलाते हुए अपराध करने और इसी तरह के कई आरोप पहले से ही थे। वो कई बार गिरफ्तारी से बच चुका था और नकली लाइसेंस प्लेट और मादक पदार्थों में तस्करी के लिए पहले से पुलिस को उसकी तलाश थी। यानी नालेह आदतन अपराधी था। जिस पुलिस अधिकारी की गोली उसे लगी, वो नालेह की कार के हुड पर झुका हुआ और गोली मारने से पहले नालेह ने उसे कई फीट तक घसीटा। ये बात आपको ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं मिली। हालांकि फ्रांस में नाबालिगों को उनका दोष सिद्ध हुए बिना छोड़ देने की एक नीति है, और अगर नालेह आत्मसमर्पण भी कर देता तो पिछले अनेक मामलों की तरह शायद इस बार भी उसे छोड़ दिया जाता। लेकिन एक पुलिस अधिकारी की गोली से उसकी दुर्भाग्य से मौत हुई और इसके बाद जो हिंसा की आग फैली है, आज फ्रांस और स्विट्जरलैंड, बेल्जियम या कहीं तो पूरा यूरोप उस आंच में तप रहा है, झुलस रहा है। हिंसा करने वाली ये जो उन्मादी भीड़ है, इसे मजहबी भीड़ कहा जा सकता है। उनकी पहचान दिखाई देती है। लोग दबे स्वर में ये बात कह भी रहे हैं। आज जब मैं इस वक्त लंदन में हूँ तो लोगों से बात करते में उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं, परंतु इस दृष्टि से इंगित करते हैं। और ये जो वजह भी भीड़ है, वो उसमें फ्रांस की सैकड़ों इमारतें फूंक दी हैं, हजारों गाड़ियां जला दी, 40 से ज़्यादा पुलिस थानों पर हमले हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि फ्रांस की सरकार को सड़कों पर अपने जो विशिष्ट GIGN कमांडो है, उन्हें तैनात करना पड़ा। इन 5-7 दिनों में फ्रांस ने उन्मादियों की अराजकता को देखा है, दहशत और क्रूरता को झेला है। इन उन्मादियों ने उनके देश की संपदा, शांति और सौहार्द पर तो हमला किया ही, फ्रांस के गौरवशाली इतिहास के प्रतीकों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। एक वीडियो में ये देखा गया कि कैसे मार्सिली शहर में वहाँ के सबसे बड़े सार्वजनिक पुस्तकालय को मजहबी नारे लगाते हुए नष्ट कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे 1193 में बख्तियार खिलजी ने भारत के ज्ञान, संस्कृति और विरासत की समृद्ध परंपरा, उसके प्रतीक को विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा पर नष्ट कर दिया था। कुछ ऐसा ही दृश्य आज फ्रांस में है। इतना सब होने के बाद भी आज पश्चिम और खासतौर पर यूरोप इन दंगाइयों के बारे में यही जानता है कि वो फ्रांसीसी निम्न वर्ग से हैं, निराश हैं, युवा हैं, और ये जो मुस्लिम प्रवासी और उनके बच्चे हैं, वो पेरिस के अंधकार में बदसूरत बाहरी नगरीय इलाकों में रहते हैं। ऐसी रिपोर्टिंग हो रही है कि ये जो क्षेत्र हैं जिन्हें
बेनियो कहा जाता है। वहाँ इनकी दारुण स्थिति को लेकर रिपोर्टिंग हो रही है, दूसरी तरफ की बात कोई नहीं कर रहा है। दरअसल ये वही शरणार्थी हैं जो उस फ्रांस में रहते हैं जिसकी उदार प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि उन्हें न तो नौकरियों की आवश्यकता पड़े और न ही वो नौकरियों की मांग करें। और यही कारण है कि इसमें से अधिकतर शरणार्थी बिना किसी उद्देश्य के यहाँ जमे हुए हैं। उस पर से फ्रांस के प्रति घृणा, फ्रांस के साथ मिलने जुलने, आत्मसात हो सकने की हर संभव जो प्रयास है उसका विरोध ये करते हैं। उनकी अपनी आपराधिक गतिविधियां भी बहुत अच्छी तरह से ये सुनिश्चित करती हैं कि वो जिस हालात में हैं वो वहीं उस निम्न वर्ग में बने रहे। एक विमर्श ये यहाँ के समाज में ये भी चल रहा है। इनके साथ या इनके हाथों दंगे होना फ्रांस के लिए कोई नई बात नहीं रह गई है। नवंबर 2005 में फ्रांस में पेरिस के आसपास के शहरों लियोन्स और टूलूज, इस तरह के जो अन्य बड़े शहरों में वहाँ दंगे हुए थे। मार्च 2006 की बात है, मोंटफर्मिल की घटनाओं में इसकी पुनरावृत्ति भी देखी गई। जिहादी उत्पाद से तो फ्रांस पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से जूझ ही रहा है। नवंबर 2011 में शार्ली एब्दो, आपको प्रकरण याद होगा, पत्रिका के आवरण पर एक कार्टून छपा था और उसके बाद पेरिस के कार्यालय में आग लगा दी गई थी। मार्च 2012 में दक्षिणी फ्रांस के तोलोसे शहर में अल कायदा के आतंकियों ने 3 यहूदी बच्चों, 1 रबाई और 3 पैराट्रूपर्स की हत्या कर दी थी। जनवरी 2015 में एक कार्टून छापने पर शार्ली एब्दो के पेरिस कार्यालय और कुछ दुकानों पर हमले करके 17 लोगों की जान लेनी गई थी। ये कार्टून मुस्लिम पैगंबर का था और इस हमले की जिम्मेदारी अल कायदा ने ली। नवंबर 2015 में ही ISIS के आतंकियों ने बाटाक्लान कंसर्ट हॉल और फ्रांस के राष्ट्रीय खेल स्टेडियम और पेरिस के अन्य जगहों पर हमला करके 130 लोगों की जान ले ली। एक और प्रकरण जुलाई 2016 का है। नीस में एक व्यक्ति ने बेस्टिल डे मना रहे लोगों पर ट्रक ही चढ़ा दिया और ये ऐसी घटना थी जिसमें 86 लोग कुचल गए थे जिनकी जान चली गई और इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। इसी महीने 19 साल के 2 इस्लामी कट्टरपंथियों ने चर्च में प्रार्थना कर रहे 85 साल की पादरी का गला रेत कर हत्या कर दी। बात फरवरी 2017 की। मिस्र का एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसने अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए पेरिस के लूव्र संग्रहालय की सुरक्षा में तैनात फ्रांसीसी सैनिकों पर चाकू से हमला कर दिया। मार्च 2017 में एक इस्लामी कट्टरपंथी ने एयरगन से एक पुलिस अधिकारी को घायल कर दिया था। ओरली हवाई अड्डा है, वहाँ सैनिकों पर हमला किया गया था और फिर अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने की बात कही गई। इतना ही नहीं, आगे और बढ़ते 2 अप्रैल 2017 में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट, उसका एक आतंकी ने पेरिस के जेम्स एलिसीज पर एक पुलिस अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी साल जून में अल्जीरियाई मूल के एक नागरिक ने नोट्रे-डेम कैथेड्रल के सामने गश्त लगा रहे पुलिसकर्मी पर हथौड़े से हमला किया। इसके बाद हमलावर ने इस्लामिक स्टेट के प्रति निष्ठा जताई थी। यानी सारी कड़ियाँ, सारी घटनाएं बता रही हैं कि ये सुई किधर फूम रही है। अगले वर्ष की बात करें तो मार्च 2018 में दक्षिणी फ्रांस में फ्रांसीसी मोरक्कन मूल का एक हमलावर था। उसने गोलीबारी की थी, लोगों को बंधक बनाया था, सुपरमार्केट में ले गया था और हालांकि इस घटना में हमलावर को पुलिस ने कार्रवाई में ढेर कर दिया। सितंबर 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पेरिस में शार्ली एब्दो के पुराने मुख्यालय के बाहर एक पाकिस्तानी ने 2 लोगों को चाकू मारा। वहीं अगले ही महीने यानी अक्टूबर 2020 में अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत कक्षा में पैगंबर का कार्टून दिखाने पर पेरिस में 18 साल के चेचन शरणार्थी अब्दुल्ला एंजारोव ने इतिहास के एक शिक्षक सैमुअल पैटी का सिर कत्ल कर दिया। लगातार हो रही और लगातार बढ़ रही जिहाद की इन घटनाओं को देखते हुए पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिजाब, कट्टरपंथी शिक्षण और प्रशिक्षण, विदेशों से मदरसों के लिए राशि, इस सब को लेकर मस्जिदों में तकरीर आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ साथ ही जो शिक्षण सामग्री है उस पर सरकारी निगरानी के नियम बनाए थे और तभी से फ्रांस सरकार से फ्रांस के मुसलमानों की नाराजगी बढ़ने लगी। फ्रांस सरकार की ये पाबंदियां और कानून मुसलमानों को पसंद नहीं है, या कहिए जिन्हें मुस्लिम कहने में यहाँ संकोच होता है, उन शरणार्थियों, उन प्रवासियों को पसंद नहीं है। इसके बाद से ही वहाँ गुंडागर्दी, सामूहिक हिंसा, कट्टरपंथी घटनाएं
और ज़्यादा बढ़ा। चूँकि आम फ्रांसीसी इन नियम कानूनों के पक्ष में था, इसलिए मुस्लिम थिंक टैंक को एहसास हुआ कि अगर आज उन्होंने अभी इसका विरोध नहीं किया तो वो इस आशंका को साबित कर देंगे कि वे हिंसक, विभाजनकारी, विनाशकारी शिक्षाओं और कार्यों का समर्थन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर रहे हैं और प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं तो परोक्ष तौर पर अवश्य इसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि नाले वाली घटना ने इन्हें विक्टिम कार्ड यानी पीड़ित होने का एक जो भूमिका निभाने और दिखाने का मौका दे दिया, जिसमें वामपंथियों का इन्हें भरपूर साथ मिला। जानकारों का मानना है कि इस्लामवादियों ने उदारवादियों को अपने पक्ष में लाने के लिए और लड़ने के लिए मौके की प्रतीक्षा, नाले की हत्या ने वो मौका दे दिया। ये ऐसा मामला था जिसे आसानी से नस्लवाद, इस्लामोफोबिया, मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा बनाकर दुनिया के सामने रखा जा सकता था। मामले को इस तरह प्रस्तुत करने पर वामपंथियों, उदारवादियों को एक किशोर मुस्लिम शरणार्थी के समर्थन में खड़े होने का बहाना मिल गया। फिर इसे गरीब, अप्रवासी, हाशिए पर रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ पुलिस बर्बरता का मामला भी बना दिया गया। अमेरिका में इस तरह का प्रयोग सफल रहा। ये दूसरी बार था कि इसी पैतरे को बुलाने की कोशिश की। याद कीजिए अमेरिकी चुनाव का मौका, जब ब्लैक लाइफ मैटर आंदोलन कर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से हटाया था। अब निशाने पर फ्रांस के मैक्रो थे, इसलिए उन्हें सबक सिखाना और पद से हटाना इन दंगों के उद्देश्यों में से एक था। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलकर किए गए इन दंगों का असर फ्रांस के मूल लोगों पर क्या रहा, वो इसी से समझा जा सकता है कि नाले को जिस पुलिसकर्मी ने गोली मारी थी उसके परिवार के लिए जुटाई गई धनराशि 4 जुलाई को $16 लाख से अधिक हो गई थी, जो नाले के परिवार को दिए गए दान से कहीं अधिक है। साफ है कि फ्रांस की जनता अब जिहादी कट्टरपंथ को और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फ्रांस ये नहीं जानता कि उसे इन दंगाइयों के साथ आखिर किस तरह पेश आना है। अधिक से अधिक वो इनके लिए मुफ्त सुविधाएं बढ़ाने की बात कर पाता है, लेकिन जिहाद का पक्ष ऐसा है जिसकी अनदेखी फ्रांस अब शायद ही कर पाए। यूरोप के लिए भी एक बड़ा सवाल है। लंदन, यूके, सारे क्षेत्र इस एक लावा जैसे उबल रहा है, उसे महसूस किया जा सकता है। फ्रांसीसी सांख्यिकी संस्थान यानी ENCE के अनुसार 2021 तक फ्रांस की कुल आबादी में 47.5% मगरेब से फ्रांस से आए हैं। मगरेब उन उत्तरी मगरेब से फ्रांस आए हैं। मगरेब उन उत्तरी अफ्रीकी मुस्लिम राज्यों को कहा जाता है जो पहले फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन थे। इनमें मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया शामिल हैं। उद्देश्यहीन जिहादी मानसिकता वाले इन शरणार्थियों को लेकर पत्रकार एमी मैक का कहना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो उनका कथन है कि इस दुनिया में, यूरोप में इस्लामी प्रवासी बच्चों की एक पूरी पीढ़ी ऐसी है जिसके लिए डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनने का सपना दूर की कौड़ी लगता है। इसकी बजाय उनका पालन पोषण उन लोगों का महिमामंडन करते हुए किया गया है जो पश्चिम से घृणा करते हैं, जो हर एक गैर इस्लामिक चीज को जीतने और नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चिंता आज सिर्फ फ्रांस की नहीं है, यूरोपीय संघ के देशों और ब्रिटेन को भी इस्लामी कट्टरपंथी अब खतरा लगने लगे। ये बात सामने आई है कि हाल के वर्षों में युवा पुरुष प्रवासियों की भारी आमद के कारण यूरोपीय संघ में प्रति व्यक्ति बलात्कार की दर स्वीडन में सबसे अधिक। अप्रवासी मुस्लिमों द्वारा पैदा की जाने वाली मुश्किलों से जर्मन समाज को भी भारी परेशानी हो रही है। मुसलमानों को इतालवी समाज में समाहित करने में कठिनाई के कारण इटली में दक्षिणपंथी गठबंधन उभरा है जो कट्टरवाद से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने का आह्वान कर रहा है। कारण फिर वही है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से बिना दस्तावेजों वाले प्रवासी भूमध्य सागर पार करके इटली और यूरोप के अन्य हिस्सों में प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ, स्वीडन में जिहादी और इस्लामिक कट्टरवाद के विरोध में कुरान की प्रतियां जलाई जा रही हैं। ये वही स्वीडन है जो ऐतिहासिक रूप से शरणार्थियों को शरण देता रहा है। 2015 में सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से स्वीडन में 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे। जैसे जैसे शरणार्थी बढ़ते गए, स्वीडन में बमबारी, बलात्कार और सामूहिक हिंसा जैसे अपराध भी बढ़ते गए। ये आज उन समाजों की बड़ी चिंता है। 2019 में स्वीडन में 100 से अधिक बम विस्फोट हुए।
वहीं आतंकवाद के खतरे को भांपते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने शरणार्थी होने का दावा करने वाले कुछ लोगों को रवांडा वापस भेज दिया। 2016 में जब ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ने का फैसला किया था, तब द इंडिपेंडेंट जो एक अखबार है, उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और यूगॉव के शोधकर्ताओं का एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार 1/3 ब्रिटिश मतदाताओं का मानना था कि मुसलमानों का अप्रवासन ब्रिटेन का इस्लामीकरण करने की गुप्त योजना का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि इस्लामीकरण ब्रिटेन की जनता के एक अच्छे खासे वर्ग की चिंता बन चुका है। वहीं ग्रूमिंग गैंग यानी मुस्लिम गिरोहों का कम उम्र की लड़कियों का षड्यंत्रपूर्वक लगातार सामूहिक यौन शोषण ब्रिटेन की मुख्य समस्या बनता जा रहा है। इसके बारे में लोग चिंतित हैं, आपस में बात करते हैं, मगर ये कुड़न है जो भीतर बढ़ रही है, मगर सामाजिक तौर पर उसका निदान ब्रिटेन का समाज ढूंढ नहीं पा रहा है। भारत में 1992 में जिस तरह अजमेर सेक्स स्कैंडल में मासूम लड़कियों को फंसाया गया था, बहुत कुछ उसी तरह विदेश में ये ग्रूमिंग गैंग काम करता है। ग्रूमिंग गैंग को लेकर ब्रिटेन के आधा दर्जन प्रधानमंत्रियों ने टिप्पणी तो की है, लेकिन उदार ब्रिटिश कानूनों के चलते कभी कोई ठोस कार्रवाई इन पर नहीं हुई। ग्रूमिंग गैंग से सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, यूरोप भी परेशान। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में मुख्य रूप से मुसलमानों के ग्रूमिंग गिरोह कमजोर किशोरों को तरह तरह के शोषण, यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी तक का शिकार बनाते हैं। इसके अलावा हिंसा करना और अशांति फैलाना तो कट्टरपंथी समाज की मानो आदत ही हो गई है। हाल ये है कि स्वीडन ने क्रिसमस पर रोशनी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और वो इसलिए ताकि मुस्लिम शरणार्थियों को उग्र होने से रोका जा सके। हालांकि भी निशाने पर फ्रांस है, लेकिन ये मामला, ये हमला, ये आँच ये केवल फ्रांस तक सीमित नहीं है। अगले 1.5-2 दशक में ब्रिटेन में भी यही होगा, बाकी यूरोप में भी यही होगा। ये होने की जो बात है, ये बहुत दूर की बात नहीं है, और यही वजह है कि यूरोपीय संघ का जो अति उदार नियमों को लेकर चलने का प्रयास है, इनसे बाहर निकलने के लिए यूरोपीय देशों के समाज में एक बहस आंतरिक तौर पर शुरू हो गई है। यूरोपीय संघ में अप्रवासन और सुरक्षा की चुनौतियों के बारे में निरंतर चर्चा चल रही है। अप्रवासी ने अपने तौर तरीकों को बेजुबान शरणदाता देशों पर लागू करने का प्रयास किया है, जो अधिकांशतः उस देश के संवैधानिक सिद्धांतों और नागरिक समाज के नैतिक रूप से समृद्ध मूल्यों के ठीक उलट यानी विपरीत होते हैं। मुस्लिम अप्रवासियों द्वारा धीरे धीरे थोपे जाने वाले इस्लाम से न केवल उन लोगों को आश्चर्य हो सकता है जो समलैंगिकों के लिए मौत की सजा, स्कूलों और कॉलेजों में दीनी तालीम, नमाज के लिए सड़कों को बंद कराने, महिला के जबरन खतना, व्यभिचार के आरोप में पत्थर मारकर महिलाओं की जान लेने जैसी कुप्रथाओं, 3 तलाक, पुनर्विवाह और हलाला सहित महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने और ऑनर किलिंग जैसी वारदातों पर आंखें मूंदे रखना पसंद करते हैं। उन सबको इससे दिक्कत हो सकती है। सीधा प्रश्न है कि कोई भी उदार लोकतंत्र सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर अपने समाज के सेकुलर और स्वदेशी दृष्टिकोण से अपने मौलिक सिद्धांतों और मूल्यों का तबाह होते जाना, अपने यहाँ महिलाओं से, छोटी बच्चियों से बलात्कार होना, अपने यहाँ सरेआम हत्याएं होने देना, आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकेगा? आज ये सवाल फ्रांस, स्वीडन और बाकी देशों के सामने, लेकिन शेष यूरोप और भला भारत भी इससे कितना दूर है? सवाल हम सबके सामने है, सवाल हम सबसे साझा है। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, जल्दी ही फिर मिलेगी। नमस्कार।